संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार भारत की वर्तमान स्थिति में एक अनुमान के अनुसार भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या में 4.5 मिलियन की कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में वास सेवाओं की कमी नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनती है। वर्तमान में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर नवजात मृत्यु दर लगभग 24 है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य बाल कोष यूनिसेफ ने ट्रिपल थ्रेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले जल साफ सफाई और स्वच्छता यानी कि वास से संबंधित खतरों के तिहरे बोझ का परीक्षण किया गया है। तिहरे बोझ खतरे को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है। जल या स्वच्छता संबंधी मूलभूत सेवाओं की 50% से भी कम उपलब्धता होना। शीर्ष 20 देशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सर्वाधिक मौतों के लिए असुरक्षित वास पद्धतियों का उत्तरदायी होना। यूनिसेफ के चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CCRI के तहत जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरों का उच्चतम जोखिम शीर्ष 25% देशों में होना। भारत द्वारा वास के लिए शुरू की गई प्रमुख पहलें और वास के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलें, तो भारत वाला पहले पढ़ते हैं। जल संबंधी है पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली वॉमिस, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम। दूसरा सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। हाइजीन, किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रूरल वास पार्टनर्स फोरम। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत। वास के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलों में WHO वास रणनीति 2018 से 25 है। वास 2016 से 2030 के लिए यूनिसेफ की रणनीति। इसका उद्देश्य 2030 तक SDG 6 हासिल करना है। UN सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड सबसे अधिक बीमारी के बोझ वाले देशों को यथाशीघ्र वित्त पोषण प्रदान करने के लिए इसे 2020 में आरंभ किया गया था। सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल सरकार एवं नागरिक समाज संगठनों आदि की वैश्विक साझेदारी के लिए यूनिसेफ द्वारा इसे शुरू किया गया था। पोषण और स्वच्छता वैश्विक भूखमरी सूचकांक। पोषण और स्वच्छता से रिलेटेड आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 जारी किया गया। GHI को कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन और वेल्ट हंगर हिल्फे जर्मनी का एक निजी सहायता संगठन जारी करते हैं। GHI स्कोर निम्नलिखित 4 संकेतकों पर आधारित होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। GHI का उपयोग वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी के स्तर को मापने तथा उसकी निगरानी करने के लिए किया जाता है। अल्प GHI स्कोर निम्नलिखित 4 संकेतकों पर आधारित होता है। अल्प पोषण, यह मापदंड आवश्यकता से कम कैलोरी ग्रहण करने वाली जनसंख्या के हिस्से को व्यक्त करता है। बाल ठीकनापन, यह 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की लंबाई को इंगित करता है जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। इस प्रकार यह अल्प पोषण की दीर्घकालिक स्थिति को दर्शाता है। बाल दुबलापन, यह मापदंड 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों की संख्या को इंगित करता है जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। इस प्रकार यह अल्प पोषण की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। बाल मृत्यु दर, यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दर्शाता है। ये मौतें अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थ वातावरण को मिले जुले कारणों से होती है। GHI स्केल पर हंगर या भूखमरी की गंभीरता, अत्यधिक चिंताजनक
50 अगर हो जाता है तो चिंताजनक 35 से 49.9 होता है तो गंभीर 20 से 34.9 होता है तो सामान्य बोला जाएगा। 10 से 19.9 होगा तो कम बोला जाएगा। 9.9 अगर रहता है तो जीएचआई के मुख्य बिंदुओं पर 1000 वैश्विक प्रवृत्तियां 2015 से भूखमरी हंगर के खिलाफ दुनिया भर में प्रगति काफ़ी हद तक रुकी हुई है। यह रुकावट कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कई संकटों के संयुक्त प्रभावों को दर्शाती है। विश्व में सर्वाधिक भूखमरी दक्षिण एशिया और अफ्रीका सहारा मरुस्थल के दक्षिण में है। दोनों क्षेत्रों के लिए जीएचआई स्कोर 27 है। जीएचआई 2023 में भारत से संबंधित निष्कर्ष। इस सूचकांक में 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। भारत का जीएचआई स्कोर 28.7 है। जीएचआई स्केल पर भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। 2015 में भारत का जीएचआई स्कोर 29.2 था। ऐसे में 2023 का स्कोर 2015 के स्कोर में मामूली सुधार दर्शाता है। भारत की स्थिति अल्प पोषण 16.6%, बाल ठिकनापन 35.5%, बाल दुबलापन 18.7% और बाल मृत्यु दर 3.1%। हालांकि भारत सरकार ने इसकी गणना की विधि, अपर्याप्त सैंपल साइज और अनुचित स्रोतों से डेटा जुटाने के कारण जीएचआई पर आपत्ति जताई है। खुले में शौच से मुक्त का दर्जा यानी कि ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन फ्री, सुर्खियों में क्यों? सितंबर 2023 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 के तहत भारत के कुल गांवों में से 75% गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके थे। शहरी क्षेत्रों के लिए ओडीएफ की परिभाषा है। ओडीएफ जब किसी शहर वार्ड में किसी भी दिन कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाए तो उसे ओडीएफ के रूप में अधिसूचित ओडीएफ घोषित किया जा सकता है। ओडीएफ प्लस किसी शहर वार्ड को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा सकता है यदि उसे पहले से ही ओडीएफ घोषित कर दिया गया है और वहां के सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय चालू अवस्था में हो तथा उनकी देखरेख ठीक से की जा रही हो। ओडीएफ प्लस किसी शहर वार्ड को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा सकता है यदि उसे पहले से ही ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है और वहां के सभी शौचालयों की मल जल और सेप्टेज का उचित तरीके से प्रबंधन तथा उपचार किया जा रहा हो। इसमें यह भी शर्त है कि सभी नालियों व जल निकायों में अनुपचारित मल जल सेप्टेज और सीवेज की डंपिंग या बहाव नहीं होना चाहिए। ओडीएफ दर्जे के बारे में खुले में शौच या मल जल नहीं करना अर्थात इसकी समाप्ति को ही ओडीएफ कहा जाता है। इसे निम्नलिखित तरीके से भी परिभाषित किया जाता है। आसपास के क्षेत्र गांव में खुले में शौच का कोई सबूत नहीं दिखना चाहिए और प्रत्येक घर के साथ साथ सार्वजनिक सामुदायिक संस्थान मल जल के निपटान के लिए सुरक्षित प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ अपना ओडीएफ की स्थिति को बरकरार रखने वाले गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया जाता है। ओडीएफ प्लस मॉडल गांव ऐसा गांव जिसने ओडीएफ का दर्जा तो बरकरार रखा ही है और साथ ही वहां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है। स्वच्छता को
स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, अर्थात न्यूनतम कूड़ा करकट, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल, सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक के कचरे को न फेंकना और ODF प्लस से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संचार संबंधी संदेश को सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले भी किया जाता है। सुर्खियों में रहे संगठन। अब संगठनों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष सुर्खियों में क्यों? UNFPA ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। UNFPA के बारे में उत्पत्ति इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसने 1969 में कार्य करना शुरू किया। मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक निकाय है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसोक के समग्र नीतिगत मार्गदर्शन में कार्य करता है। सौंपे गए कार्य विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए यौन तथा जनन संबंधी अधिकारों एवं प्राथमिकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसके कार्य जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPD के प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994 से निर्देशित होते हैं। प्रमुख लक्ष्य 2030 तक 30 का लक्ष्य हासिल करना, जिससे निम्नलिखित शामिल हैं: परिवार नियोजन के साधनों की अनुपलब्धता की स्थिति को समाप्त करना, प्रसव के दौरान व प्रसव के पश्चात माता मृत्यु को समाप्त करना, जेंडर आधारित हिंसा और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना। अन्य प्रमुख जानकारी: यह जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली कई अन्य विकास और मानवीय एजेंसियों, विशेष रूप से WHO, यूनिसेफ, UNDP तथा यूनेट्स के साथ सहयोग करता है। यह स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 बिलियन लोगों और अनंत संभावनाएं। यह UNFPA द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें दुनिया की आबादी और जनसांख्यिकी में होने वाले बदलावों तथा इसकी प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में भारत के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष: सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत की जनसंख्या के 2023 के मध्य तक 1428.6 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही भारत वर्तमान सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन 1425.7 मिलियन की जगह ले लेगा। सबसे युवा देशों में से एक भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की है और लगभग 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष के बीच की है। इस तरह भारत विश्व के सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। वृद्ध आबादी का बढ़ना निश्चित है। वर्तमान में 7% भारतीय आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु की है और इस अनुपात का धीरे धीरे बढ़ना तय है। गिरती प्रजनन दर: वर्तमान में कुल प्रजनन दर 2.0 है, जो 2015-16 में 2.2 से कम हो गई है। जीवन प्रत्याशा में सुधार: एक भारतीय पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है और भारतीय महिला की 74 वर्ष है। अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष: वैश्विक जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 वर्ष तक पहुंच गई थी। इसके 2050 तक 77.2 वर्ष तक पहुंचने की उम्मीद है। कई उच्च आय वाले देशों में प्रवासन की जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र चालक माना गया है। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में 50% हिस्सेदारी केवल 8 देशों की होगी। ये देश हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, मिस्र, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिकन ऑफ तंजानिया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग यानी कि UNDESA
उन सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2023 विशेष संस्करण जारी की है। यूएन डेसा के बारे में। इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आधार पर हुई है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। इससे सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी 2030 एजेंडा से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह दुनिया भर के देशों को उनके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। इसके लिए वह सरकारों और हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है। अन्य रिपोर्ट्स: पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट आदि। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: एसडीजी के 50% से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति कमजोर रही है, जबकि 30% लक्ष्यों की दिशा में प्रगति रुक सी गई है या पहले जैसी स्थिति हो गई है। एसडीजीज की प्रगति पर कोविड-19 महामारी तथा तिहरे संकट, जलवायु परिवर्तन, विविधता हानि और प्रदूषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। वर्ष 2030 तक लगभग 84 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर होंगे, यानी शिक्षा से वंचित होंगे। साथ ही स्कूल जाने वाले 300 मिलियन बच्चे या युवा स्कूल छोड़ देंगे तथा वे पढ़ने और लिखने में असमर्थ हो जाएंगे। यदि वर्तमान गति से प्रगति जारी रहती है तो 2030 में भी 575 मिलियन लोग चरम गरीबी जी रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग यूएनसीपीडी सुर्खियों में क्यों? यूएनसीपीडी का 56वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। यूएनसीपीडी के बारे में। उत्पत्ति: यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1946 में एक जनसंख्या आयोग की स्थापना की थी। बाद में 1994 में महासभा ने इसका नाम बदलकर जनसंख्या और विकास आयोग कर दिया था। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। सदस्यता: यह आयोग आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने गए 47 सदस्य देशों से मिलकर बना है। इन्हें 4 साल की अवधि के लिए चुना गया है। भारत 2025 तक इसका सदस्य रहेगा। कार्य: राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कार्यान्वयन की निगरानी, समीक्षा तथा मूल्यांकन करते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद को सलाह देना। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति यूएनसीआरसी ने पहली बार बच्चों के स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और सतत पर्यावरण में रहने के अधिकार पर मार्गदर्शन जारी किया है। यूएनसीआरसी के बारे में। सीआरसी 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है। यह यूएनसीआरसी के पक्षकारों द्वारा इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यूएनसीआरसी को 1989 में अपनाया गया था। यह जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, उत्तरजीविता तथा विकास सहित अन्य बाल अधिकारों को भी रेखांकित करता है। इसकी भारत सहित 196 देशों ने अभी पुष्टि की है। सभी पक्षकार देश कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में यूएनसीआरसी को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। यह बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली व्यक्तिगत शिकायतों पर भी विचार करता है। समिति की बैठक जिनेवा में होती है और सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित होते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सुर्खियों में क्यों? वर्ष 2023 में विश्व खाद्य कार्यक्रम और को अपने कामकाज को जारी रखने हेतु आवश्यक वित्त का आधा हिस्सा ही प्राप्त हुआ है। WFP के बारे में। यह संयुक्त राष्ट्र और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसकी स्थापना दिसंबर 1961 में हुई थी। मुख्यालय रोम, इटली में है। WFP 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों में कार्य करता है। यह संघर्ष के कारण विस्थापित तथा आपदाओं के कारण बेसहारा हो चुके लोगों के जीवन रक्षक खाद्य सामग्री प्रदान करता है। वित्त पोषण। WFP का वित्त पोषण स्वैच्छिक दान पर आधारित है। ये दान सरकारों, कॉरपोरेट्स और
निजी दानदाता द्वारा दिया जाता है। भूखमरी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए इसे 2020 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रिपोर्ट्स, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड एंड क्राइसिस। भारत में WFP यह भारत में 1963 से कार्य कर रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS में बदलाव, नवाचार समाधानों को संचालित करना। उदाहरण के लिए हाल ही में चावल की अन्नपूर्ति नामक अनाज वितरित करने वाले स्वचालित ATMs लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकना है। सरकार द्वारा वितरित खाद्य पदार्थ का फोर्टिफिकेशन, सरकारी स्कूलों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत भोजन में बहु सूक्ष्म पोषक तत्वों के फोर्टिफिकेशन हेतु अग्रणी कार्य कर रहा है। खाद्य असुरक्षा मैपिंग और निगरानी। WFP राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा विश्लेषण इकाई की स्थापना में गरीबी एवं मानव विकास निगरानी एजेंसी की भी सहायता कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान FPRI सुर्खियों में क्यों? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 खाद्य संकट संबंधी प्रतिक्रियाओं पर पुनर्विचार शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। IFPRI के बारे में इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। CGIAR एक वैश्विक भागीदारी है। इसकी स्थापना 1971 में एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में की गई थी, जो एक खाद्य सुरक्षा भविष्य के लिए अनुसंधान में संलग्न है। मुख्यालय वाशिंगटन DC, USA। भारत सहित 60 से अधिक देशों में काम करता है। यह गरीबी, भूखमरी और कुपोषण को कम करने के लिए शोध आधारित नीतिगत समाधान प्रदान करता है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। खाद्य सुरक्षा। वर्ष 2020-22 के दौरान कई कारणों से खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई है। इन कारणों में शामिल हैं कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, नागरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता। जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 72 मिलियन से अधिक लोग अल्पपोषित हो जाएंगे। खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि। कोविड-19 रिकवरी में आपूर्ति संबंधी बाधाओं और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2021-22 में खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी। कई देशों में जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में कम से कम 10% की वृद्धि हुई है। इससे कई लोगों के लिए भोजन अवहनीय हो गया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने द ग्लोबल ट्रेंड्स पोस्ट डिस्प्लेसमेंट इन 2022 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। UNHCR के बारे में। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1950 में की गई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। सुर्खियों में क्यों? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने द ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिप्लेसमेंट इन 2022 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। UNHCR के बारे में। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1950 में की गई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यह भारत सहित 137 देशों में कार्य करता है। संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने मूल देशों से भागने को विवश लोगों के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना। यह शरणार्थी और शरण संबंधी कानूनों एवं नीतियों में सुधार लाने व उनकी निगरानी करने के लिए देशों के साथ मिलकर कार्य करता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। वर्ष 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 का प्रोटोकॉल
ऐसे प्रमुख कानूनी दस्तावेज हैं जिनके आधार पर UNHCR अपना काज निर्धारित करता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: दुनिया भर में लगभग 108.4 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है। इसके लिए उत्तरदायी कारण हैं लोगों को उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि। वर्ष 2022 में सामाजिक और जलवायु संकट के कारण जबरन पलायन करने वाले लोगों की संख्या 2021 की तुलना में 21% अधिक थी। जबरन विस्थापित किए गए लोगों में 30% बच्चे थे। निम्न और मध्यम आय वाले देशों ने विश्व के 76% शरणार्थियों को शरण दी हुई है। विश्व में लगभग 4.4 मिलियन लोग राष्ट्रविहीन हैं या उनकी राष्ट्रीयता निश्चित नहीं है। यह आंकड़ा 2021 की तुलना में 2% अधिक है। वर्ष 2022 में 6 मिलियन विस्थापित लोग अपने मूल देशों या क्षेत्रों में वापस लौट आए। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन सुर्खियों में क्यों? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को प्रत्यायन मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव टाल दिया है। अन्य संबंधित तथ्य: राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन ने लगातार दूसरी बार NHRC को प्रत्यायन प्रदान करने का विचार टाल दिया है। इस निर्णय के पीछे निम्नलिखित कारण हैं: आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच में पुलिस को शामिल करना, नागरिक समाज के साथ कम सहयोग करना आदि। GANHRI के प्रत्यायन के बिना NHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन के बारे में: इसकी स्थापना 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मानवाधिकारों का प्रचार, प्रसार और संरक्षण करना है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य 120 देशों के राष्ट्रीय मानव संसाधन संस्थान, जिनमें भारत का NHRC भी शामिल है। महासभा GANHRI की विचार विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है। GANHRI प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की समीक्षा करने और उन्हें आधिकारिक मान्यता देने के लिए जिम्मेदार है। GANHRI यह कार्य पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। ये सिद्धांत दुनिया के भर के NHRIs के लिए मानकों के विकास में मदद करते हैं। पेरिस सिद्धांतों के तहत अलग अलग देशों के मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानदंड, सौंपे गए कार्यों की व्यापकता, सभी तरह के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए कामकाज में व्यापकता, सलाह, रिपोर्टिंग, निगरानी आदि के जरिए अपने मैंडेट सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए सरकार से स्वतंत्र संस्था राष्ट्रीय कानून या संविधान में निर्धारित हो। बहुलवाद, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण में शामिल सामाजिक तत्व राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान की संरचना में शामिल हैं। पर्याप्त शक्तियाँ, पूछताछ और जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधन, फंडिंग, स्टाफ, बुनियादी ढांचे और संस्थागत क्षमता के लिए सहकारी तरीके से कार्य, राज्य की अन्य संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार निकायों में अपनी विशेषज्ञता व ज्ञान के साथ योगदान देने के लिए NHRC को प्रत्यायन। इससे पहले 2016 में भी NHRC को आधिकारिक मान्यता देने के विचार को 1 साल के लिए टाल दिया गया था। बाद में 2017 में GANHRI ने NHRC में विविधता की कमी को दूर करने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश हाशिए पर स्थित अन्य सामाजिक समूहों की महिला प्रतिनिधियों को शामिल करने के संबंध में थी।
2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में संशोधन के माध्यम से इन मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन के द्वारा एनएचआरसी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को एनएचआरसी का पदेन सदस्य बनाया गया। देशज मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच सुर्खियों में क्यों? हाल ही में यूएनपीएफआईआई के 22वें सत्र का आयोजन किया गया। यूएनपीएफआईआई के बारे में उत्पत्ति इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक संकल्प द्वारा जुलाई 2000 में स्थापित किया गया था। यह यूनेस्को का एक उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय है। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। सदस्यता 16 स्वतंत्र विशेषज्ञ जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 3 साल की अवधि के लिए कार्य करते हैं। 8 विशेषज्ञों को सरकारों द्वारा मनोनीत किया जाता है और 8 को सीधे संबंधित क्षेत्रों के स्वदेशी संगठनों द्वारा नामांकित किया जाता है। सरकारों द्वारा नामांकित विशेषज्ञों को इकोसोक द्वारा देशों के 5 क्षेत्रीय समूहों के आधार पर चुना जाता है। अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तथा पश्चिमी यूरोप तथा अन्य देश। सौंपे गए कार्य: आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकारों से संबंधित स्वदेशी मुद्दों से निपटना। स्वदेशी मुद्दों पर ट्रस्ट फंड इसकी गतिविधियों में शामिल सहायता करता है। यह विशेष रूप से देशज लोगों के मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 3 निकायों में से एक है। अन्य 2 निकाय हैं देशज लोगों के अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र और देशज लोगों के अधिकारों पर विशेष प्रतिवेदक। विविध मिसलेनियस से संबंधित आर्टिकल जो भी हैं। भारत में खेल शासन सुर्खियों में क्यों? हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को मौजूदा नियमों तथा विनियमों की अनदेखी के आधार पर निलंबित कर दिया है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए मुख्य सिफारिशें: नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 2011। कानूनी स्थिति: यह साझेदारी फर्म के स्वामित्व की बजाय स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होना चाहिए। दर्जा और मान्यता: इसे मुख्य खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय होना चाहिए। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय या एशियाई फेडरेशन और आईओ से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आंतरिक आवश्यकताएं: लिखित संविधान होना चाहिए, 3 वर्षों में से अस्तित्व में होना चाहिए तथा कम से कम 2/3 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से संबद्ध इकाइयां हों। चुनाव: निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होने चाहिए। आयु और कार्यकाल की सीमा: सभी पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा पदाधिकारियों की कार्यकाल का विनियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अध्यक्ष हेतु अवकाश लेने और न लेने पर भी 12 वर्षों की कार्यकाल। खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व: संगठन में प्रमुख खिलाड़ियों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यालय और लेखा जोखा: दिल्ली में इसका एक कार्यालय होना चाहिए। साथ ही सभी वार्षिक वित्तीय विवरणों का उचित लेखा जोखा बनाए रख जाना चाहिए। निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया होनी चाहिए। सभी खिलाड़ियों का नियमित डोपिंग टेस्ट किया जाना चाहिए। आयु संबंधी धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए। आरटीआई का पालन करना चाहिए आदि। भारत में सपोर्ट गवर्नेंस के बारे में: भारत में खेल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 33 में शामिल है। यह विषय अनिवार्य रूप से संघ के राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत में खेल शासन का वर्तमान मॉडल: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण जैसी संस्थानों की स्थापना की गई है। अन्य संस्थान एसएआई के तहत खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अधीन राज्य ओलंपिक संघ तथा राष्ट्रीय और राज्य खेल महासंघ और NSFS और SFS कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे खेलों जो अब तक आयोजित ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं रहे हैं, जैसे क्रिकेट, उनके प्रशासन के लिए वाहन बोर्ड्स, अलग बोर्ड्स, और ये उन खेलों के अंतर्राष्ट्रीय संघों से संबद्ध है। उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC से संबद्ध है। जातिगत जनगणना सुर्खियों में क्यों? हाल ही में बिहार सरकार ने राज्यों के में किए गए जाति सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब है कि राज्य विधानमंडल ने इस सर्वेक्षण के लिए एक संकल्प पारित किया था। इस अन्य संबंधित तथ्य, बिहार सरकार ने कहा है कि यह सर्वेक्षण व्यापक रूप से जनगणना नहीं था, बल्कि जाति जनसांख्यिकी पर केंद्रित एक सामाजिक सर्वेक्षण था। भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास, जनसंख्या की जातिवार जनगणना 1881 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के तहत शुरू की गई थी और यह 1931 की जनगणना तक जारी रही। 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्र तो किया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने पूर्ण जातिगत जनगणना करनी बंद कर दी है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी डेटा प्रकाशित किया गया है। इसमें अन्य जातियों से संबंधित डेटा प्रकाशित नहीं किया जाता है। 2011 में एक व्यापक कार्यक्रम के जरिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित की गई थी। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया था: ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय तथा राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन। 2016 में जाति से संबंधित डेटा को छोड़कर शेक डेटा को अंतिम रूप दे दिया गया और प्रकाशित किया गया। भारत में जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। यह अनुसूची 7 के तहत संघ सूची की प्रविष्टि 69 के तहत निर्दिष्ट है। जनगणना अधिनियम 1948, यह अधिनियम जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ साथ जनगणना आयोजित करने की एक योजना प्रदान करता है। गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को दशकीय जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाद में इस कार्यालय को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को लागू करने का कार्य भी सौंपा गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग 1980 ने अनुमान लगाया था कि OBCs अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी देश की कुल जनसंख्या का 52% है। सतत विकास लक्ष्य SDGs के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क सुर्खियों में क्यों? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने SDGs नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी की है। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIIF के बारे में NIIF में उन संकेतकों को शामिल किया गया है जो SDG के वैश्विक संकेतकों के संगत हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे संकेतक भी शामिल हैं जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के समान ही NIIF परिवर्तनशील है, अर्थात ज़रूरतों के अनुसार इसमें नए आयामों को शामिल किया जाता है। वर्तमान NIIF 2023 में 284 संकेतक हैं। वर्ष 2019 में मंत्रालय ने संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के विकास के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर उसे प्रसारित किए थे। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में GIF को इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन SDG इंडिकेटर्स ने तैयार किया है।
IAEG SDG कई सदस्य देशों से मिलकर बना है तथा इसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां को पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNSC द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के माध्यम से 2021 से 23 की अवधि के लिए IAEG SDGs में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व किया। भारतवर्ष 2015 से 17 और 17 से 19 की अवधि के दौरान लगातार 2 बार IAEG SDGs का सदस्य भी रह चुका है। वर्तमान में GIF में 231 विशिष्ट संकेतकों सहित 248 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत डेटा संग्रह और संकेतकों पर रिपोर्टिंग करने का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थानों द्वारा किया जाता है। इस प्रयास के लिए MOSPI ने 2018 में एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया था। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ: वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर साल जारी किया जाता है। जेंडर गैप इंडेक्स के 4 मापदंड: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। वर्ष 2023 में भारत ने 146 देशों में 127वां स्थान प्राप्त किया। भारत ने स्थानीय शासन में महिलाओं का 44.4% प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया है। लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जारी किया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले व्यवस्थित नुकसान और भेदभाव को समझना है। GSNI के 4 प्रमुख आयाम: राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक स्वायत्तता। UHC सेवा कवरेज सूचकांक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज HCI जारी किया है। HCI का उपयोग SDG 3.8.1 के स्तर की जांच के लिए किया जाता है। इसमें संकेतकों की 4 श्रेणियां शामिल हैं: प्रजनन, मातृ एवं नवजात तथा शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग, गैर संचारी रोग और सेवा क्षमता और पहुंच। इसे 0 सबसे खराब कवरेज से 100 सर्वोत्तम कवरेज के पैमाने पर मापा जाता है। 2021 में भारत का स्कोर 2019 के 64 से कम होकर 63 हो गया। समानता का मांग रिपोर्ट, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और UN वीमेन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। इसमें दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की स्थिति को मापने के लिए 2 सूचकांकों का इस्तेमाल किया गया है। महिला सशक्तिकरण सूचकांक, यह सूचकांक पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित है। यह 5 आयामों के अंतर्गत जीवन में विकल्प चुनने और अवसरों का लाभ उठाने की महिला की शक्ति एवं स्वतंत्रता को मापता है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, इस सूचकांक में प्रमुख आयामों में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही यह महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता में अंतर को दर्शाता है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT उन 10 भारतीय भाषाओं में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली विकसित करेगा जिनका लर्निंग में बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इन भाषाओं में बोडो, संथाली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत शामिल हैं। CSTT के बारे में, इसे 1961 में राष्ट्रपति के आदेश से स्थापित किया गया था। आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(4) के तहत एक समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई थी। उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावलियाँ विकसित करना। तो इस तरह से सोशल इशूज से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे यहाँ हमने उनको ख़त्म कर दिया है।